नमस्कार दोस्तों, इस बेहद खास सेशन में स्वागत है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए सिविक्स और पॉलिटी के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स कितने ज़रूरी होते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आज हम पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी एनाटॉमी को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट को बिल्कुल एक मास्टर क्लास की तरह अप्रोच किया जाएगा, जहां आराम से बिना किसी जल्दबाजी के हर एक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को एक मेंटल सिलेबस की तरह सेट किया जा सकता है। हम स्टेप बाय स्टेप इन 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स। दूसरा, कोर फंक्शंस। तीसरा, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। चौथा, मेजर नेशनल पार्टीज। पांचवा, सिस्टेमिक चैलेंजेस। और आखिर में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, द फाउंडेशन। तो पॉलिटिकल पार्टी आखिर है क्या? फंडामेंटली ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक साथ आते हैं इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए और गवर्नमेंट में पावर होल्ड करने के लिए। इनका मेन मकसद होता है सोसाइटी के कलेक्टिव गुड को प्रमोट करना। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। पार्टीज दरअसल सोसाइटी के अंदर मौजूद फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। इसलिए इनके साथ एक और टर्म हमेशा जुड़ा होता है, जिसे इंग्लिश में पार्टिसनशिप कहते हैं। पार्टिसनशिप का मतलब है किसी एक पक्ष, आइडियोलॉजी या ग्रुप के प्रति बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट होना। अब आते हैं इसके हिस्सों पर। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, द लीडर्स, जो टॉप पोजीशंस पर होते हैं और डिसीजंस लेते हैं। दूसरा, द एक्टिव मेंबर्स, जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं और पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाते हैं। और तीसरा, द फॉलोअर्स, यानी वो आम जनता और वोटर्स जो उस पार्टी की आइडियोलॉजी पर विश्वास करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इन 3 कंपोनेंट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कोर फंक्शंस ऑफ पार्टीज। किसी भी पार्टी की बैकबोन उसके कोर फंक्शंस ही होते हैं। पहला फंक्शन तो जाहिर है चुनाव लड़ना, यानी कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। दूसरा, जनता के सामने अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखना ताकि वोटर्स उनमें से चुन सकें। तीसरा, पब्लिक ओपिनियन को शेप करना। और चौथा, और शायद सबसे प्रैक्टिकल फंक्शन है प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। सोचिए, एक आम नागरिक के लिए किसी लोकल पार्टी लीडर के पास जाना किसी बड़े सरकारी ऑफिसर के पास जाने से कहीं ज्यादा आसान होता है। ये पार्टीज ही हैं जो वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने में एक ब्रिज का काम करती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स जनता के बीच आते हैं, भाषण देते हैं और सोसाइटी के अलग अलग आवाज़ों और मुद्दों को एक नई दिशा देते हैं। यही ग्राउंड लेवल प्रोसेस तो दरअसल पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है और किसी भी चुनाव को जीतने का सबसे बड़ा आधार बनता है। अब समय है सेक्शन 3 का, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। दुनिया भर में अलग अलग सिस्टम्स देखे जाते हैं। एक तरफ है वन पार्टी सिस्टम, जहां सिर्फ एक ही पार्टी को गवर्नमेंट कंट्रोल करने की परमिशन होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चाइना है। दूसरी तरफ अपना देश इंडिया है, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। यहां कई पार्टीज पावर के लिए एक साथ compete करती हैं। कभी कभी ये सिस्टम थोड़ा मैसी लग सकता है, खासकर जब अलग अलग पार्टीज मिलकर एनडीए या यूपीए जैसे कोएलिशन अलायंसेस बनाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यही मल्टी पार्टी सिस्टम इतने डाइवर्स देश में एक मैसिव और इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। ये सिर्फ नाम नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स छिपी हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 1885 में बनी, जिसका कोर फोकस सेक्युलरिज्म और वीकर सेक्शंस की वेलफेयर है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में फॉर्म हुई। इनकी आइडियोलॉजी में दीनदयाल उपाध्याय जी का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं। बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी 1984 में कांचीराम जी द्वारा बनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज, जिसमें दलित और आदिवासी आते हैं, उन्हें पावर दिलाना है। और एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में आई, जो रीजनल डाइवर्सिटी और एजुकेशन पर फोकस्ड है। इन फाउंडेशनल ईयर्स और आइडियोलॉजी कीवर्ड्स को आंसर राइटिंग के लिए जरूर याद रखना चाहिए। अब आते हैं एक क्रिटिकल हिस्से पर, सेक्शन 5, चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ बड़े सिस्टेमिक फ्लॉज भी मौजूद हैं। पहला, अंदरूनी लोकतंत्र यानी इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होना। दूसरा बड़ा इशू है डायनास्टिक सक्सेशन यानी वंशवाद। जब पार्टीज के अंदर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स नहीं होते तो एक ऑर्डिनरी, मेहनती, एक्टिव मेंबर के लिए टॉप लीडरशिप तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा चैलेंज आज के दौर में है, चुनाव में बढ़ता हुआ पैसे और मसल पावर का असर। आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में कॉर्पोरेट वेल्थ और मसल पावर का कितना बड़ा और डेंजरस इन्फ्लुएंस हो गया है, ये एक नंगी सच्चाई है।
एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब पॉलिसी डिसीजंस धन बल यानी पैसे से प्रभावित होने लगें तो वो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो इस खतरे को कम कैसे किया जाए? यही हमारा सेक्शन 6 है, एसेंशियल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स को हमेशा 2 हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए। पहला, वो लीगल मैंडेट्स जो ऑलरेडी लागू हो चुके हैं, यानी इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स, और दूसरा, वो थियोरेटिकल रिफॉर्म्स जो स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स आगे आने वाले समय के लिए एडवोकेट करते हैं, यानी सजेस्टेड रिफॉर्म्स। ये एक्शनेबल पॉइंट्स में एग्जाम एसेस का परफेक्ट कंक्लूजन बन सकते हैं। इंप्लीमेंटेड रिफॉर्म्स में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी कैंडिडेट्स के लिए प्रॉपर्टी और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का एफिडेविट देना कंपलसरी कर दिया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने पार्टीज के लिए इंटरनल इलेक्शंस करवाना और टैक्स रिटर्न्स फाइल करना जरूरी कर दिया है। अब आते हैं सजेस्टेड रिफॉर्म्स पर। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वुमेन के लिए 1/3 टिकट्स का कोटा होना चाहिए और इलेक्शंस की स्टेट फंडिंग होनी चाहिए ताकि कॉर्पोरेट मनी का इन्फ्लुएंस कम हो। ये बहुत ही सॉलिड और टेस्टेबल पॉइंट्स हैं। इस मास्टर क्लास को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सोच के साथ खत्म किया जा रहा है। कैन डेमोक्रेसी सर्वाइव विदाउट फंक्शनल ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल पार्टीज? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ही ना हो। क्या वहां लोकतंत्र बचेगा? इस सवाल को मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का हिस्सा जरूर बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने सभी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर दिया होगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक को डीपली डिकोड करेंगे।